विविधता की समझ। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कोई भी साथी, कोई भी इंसान बिल्कुल हमारे जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। यही हमारी अलग होने की जो विशेषता है, उसी को हम साधारण भाषा में विविधता कहेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, और ये भिन्नता न केवल दिखावटी आधार पर होती है, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रहन सहन के वाले हैं, अलग अलग खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी हमारे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यही भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से रोचक और समृद्ध बनाती है, और भारत इन्हीं के कारण एक विविधताओं भरा देश भी कहलाता है। आइए इस चैप्टर को और आगे से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में विविधता को समझाते हुए दो बच्चों की कहानी है। जैसे एक टाइटल है हमारा यहाँ, दोस्ती करना, यानी मेकिंग फ्रेंड्स। सो डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, दो बच्चे। इन दोनों ही बच्चों का नाम समीर है, इसीलिए इन दोनों बच्चों को डिफरेंट करने के लिए हमने एक बच्चे को समीर 1 और दूसरे को समीर 2 के नाम से बुलाते हैं इस चैप्टर में। समीर 1 और समीर 2 यद्यपि दोनों ही बालक हैं और दोनों के नाम एक हैं, लेकिन ये दोनों ही बच्चे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे समीर 1 अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छी बोल लेता है, वहीं समीर 2 जो है वो सिर्फ हिंदी बोलता है। दोनों की इसका मतलब भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से वो बात कर पाते हैं। इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। समीर 1 एक अच्छे और अमीर समृद्ध परिवार से बिलोंग करता है, वहीं समीर 2 एक गरीब परिवार से संबंधित है। समीर 1 पढ़ा लिखा और रोज स्कूल जाने वाला बालक है, वहीं समीर 2 को आज तक स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। समीर 1 सिर्फ पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, वहीं समीर 2 अपनी गरीबी के कारण अखबार बेचता है और अपनी जीविका चलाता है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोनों आपस में एक दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि यद्यपि इनका खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि बहुत सारी विभिन्नताओं के अनेक पहलू हमें देखने को मिलते हैं। तो समीर 1 और समीर 2 दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और दोनों दोस्त मिलते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल से समीर 1 और समीर 2 केस में हम नॉर्मल तरीके से ये समझ सकते हैं कि दो बच्चे यद्यपि एक ही नाम के हो सकते हों, लेकिन फिर भी उनके बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी बालक किसी कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो उसकी जाति कुम्हार ही होती थी, और बस वो बड़े होकर सिर्फ कुम्हार का ही काम कर सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा बदल नहीं सकता था। ये जातिगत पुरानी चीज़ें हुआ करती थी। तो इसी आधार पर जब पुराने समय में ज्ञान के अलावा अगर किसी अन्य को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, इस पूरी सिचुएशन से जो जातिगत आधार पर हमें प्रोफेशन चुनने का, अदर प्रोफेशन चुनने का अधिकार नहीं होता था, इससे गैर बराबरी हुई। आपस में लोगों में गैर बराबरी मतलब अनइक्वलिटी की फीलिंग आई, जिसके बारे में हम आगे की फर्दर क्लासेस में और आगे से पढ़ेंगे। यद्यपि विभिन्नताएं बहुत भिन्न भिन्न तौर पर कभी कभी समाज में कन्फ्लिक्ट का कारण बनती है, संघर्षों का कारण बनती है, लेकिन फिर भी विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। समृद्ध मतलब प्रॉस्पेरियस करती है, हमारे अंदर एक नया उत्साह जगाती है। जैसे अगर मान लें कि हम रोज सुबह से लेकर शाम तक या अनेकों दिन तक एक ही प्रकार का भोजन करें तो शायद हमारे जीवन में नीरसता आ जाएगी। इसीलिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टेस्ट वाले फूड हम खाते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे जीवन को एक नया नया टेस्ट और फ्लेवर देकर जाते हैं, जिससे हम खाने से बोर नहीं हो पाते
और हर प्रकार के न्यूट्रिशन भी हमें मिल जाते हैं विभिन्न प्रकार के खानों से। तो इसी प्रकार देश में जितनी भी विभिन्नताएं पाई जा रही हैं वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं, ना कि सिर्फ कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। जैसा कि हम समीर 1 और समीर 2 की कहानियों में हमने देखा कि दोनों बिल्कुल बैकग्राउंड अलग अलग थे, लेकिन दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बने, जबकि उनकी बोली, भाषा, संस्कृति, धर्म सब कुछ अलग था एक दूसरे से। और पुराने समय में भी आपने देखा होगा कि ये जो विभिन्नताओं के आधार पर हम डिफरेंट टाइप की कहानियाँ पढ़ती हैं, कभी परियों वाली, कभी राजा रानियों वाली, कभी ऐतिहासिक किताबें, कभी जासूसी उपन्यास, ये सारे हमारे जीवन को नए फ्लेवर के लिए बनाए जाते थे। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से नई तरह की चीज़ें लिख रहा था ताकि हम नीरस जीवन से बच सकें और नई नई चीज़ों के बारे में जान सकें। भारत में डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता वाला कॉलम है। यहाँ देखें आप, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। We speak different languages, we various type of food, celebrate different festivals, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. So, how do we explain diversity? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplanes, bus or car become a part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships, on horse, on camels, on a foot. अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें, 100-200 साल पहले, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ना तो ट्रेन थी यातायात के लिए, ना बस थी, ना कार और ना कोई और साधन। हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी मनुष्य ट्रैवल करता था, यात्रा करता था, तो या तो वो वे जहाज़ों से करते थे, घोड़े से करते थे या ऊँट की सवारी द्वारा किया करते थे। तो हर चीज़ को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और ये अलग होना कोई भेद नहीं है, कोई अकारण चीज़ नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव थिंग है। तो हम आइए देखें हम इस विविधता को और आगे कैसे समझ सकते हैं। इस विविधता को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल है लद्दाख का और दूसरा एग्जाम्पल है केरला का। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। लद्दाख ये एक डेजर्ट है इन माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का एक रेगिस्तानी इलाका है। बहुत कम मात्रा में यहाँ एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है। बस थोड़े बहुत पेड़ और कुछ हल्की फुल्की प्रकार की यहाँ पे एग्रीकल्चर पूरे साल में की जा सकती है। बहुत कम पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें और लोग अपने पीने के पानी की निर्भरता जो समर मंथ में स्नो स्मेल्ट हो जाता है उस पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर गोट को पालना यानी शेप और गोट को पालना इनका स्पेशल बिजनेस है और ये प्रोड्यूस करते हैं वुल और इसमें भी स्पेशल वुल है इनकी पश्मीना वुल। पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है जो सबसे अच्छा हमारे भारत में कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में पाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स। हर परिवार अधिकतर अपने पास गाय या गोट्स को पालन करता है। ये डेजर्ट एरिया है लद्दाख, पहाड़ी क्षेत्रों का। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडर्स और ट्रैवल बहुत कम है। इट वॉज अ गुड कंसिडर गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spice, straw, silk and carpets. So ये हमारी लद्दाख की एक एग्जाम्पल। जैसे हमने समीर 1 और समीर 2 की डिफरेंसेस को जाना, ऐसे ही हम एक जोग्राफिकल कंडीशन में लद्दाख को और दूसरा हम केरला को, दोनों को देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंस है। केरल भारत के साउदर्न वेस्ट साइड में बसा हुआ एक राज्य है कोने पर, और वो था हमारा कश्मीर नॉर्थ साइड में। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। हम केरला की बात कर रहे हैं इस समय। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते थे, जबकि हम वहाँ लद्दाख में देखते हैं कि हम ज़्यादा तरह की फसलें नहीं उगा रहे हैं।
इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट हो गया है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग व्यापारी आते हैं और यहाँ के मसाले जो फेमस है उनको खरीदते हैं और अनदर देश में या देश के अनदर क्षेत्रों में बेचते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म फैलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता नेम है पर्सन का, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और इन्होंने अपनी यात्रा के जो पूरा वृतांत लिखा उसमें मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। जबकि लद्दाख में अगर हम लद्दाख में भी विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुतता वहाँ पाई जाती है वो बौद्ध धर्म की पाई जाती है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, बिल्कुल डिट्टो, और इन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग ये बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना, जो मछली तलने का, उसको चीना चट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आपके लिए हैं, एक तो चीना वाला और दूसरी चीना चट्टी। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो जाल, नेट जो मछली पकड़ने के लिए यूज़ होता है वो बिल्कुल वैसा है जैसे चीन वाले करते हैं, तो इसीलिए उसको चीना वाला कह रहे हैं। और जो तलने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो बर्तन, उसे ये चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने देखा कि दोनों की स्थितियाँ, यानी केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि लद्दाख की विशेष भौगोलिक जो स्थिति है और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह यह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके पूरी हिस्ट्री, यानी उसके इतिहास और उसके पूरी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से गहरा रिश्ता होता है। तो विविध संस्कृतियों का प्रभाव बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में भी अगर हम देखें, हम अलग अलग समुदाय के लोग आपस में एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं में शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को अनेक ताकतों का स्रोत माना गया है। ये हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर हम इसमें भी हम एग्जाम्पल लें कि जैसे अंग्रेजों का शासन भारत में रहा, कई साल रहा, कई सौ साल रहा, तो हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी इस सभी विभिन्न प्रकार की विविधताओं के बीच में से जो एकता की मिसाल कायम करी, उसी के दम पर हम आज़ादी का दिन देख पाए। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो प्रत्येक धर्म, भाषा, क्षेत्र या महिला या पुरुष, हर किसी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जात के नाम पर, किसी को किसी अन्य आधार पर वो आराम से फूट डालेंगे और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। लेकिन लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, लेकिन देश के मामले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में और लड़ाई में वो सब एक थे। इसी को हम विविधता में एकता के साथ देख सकते हैं। ये कुछ लाइनें भारतीय जननाट्य संघ द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, जिसमें जनरल डायर द्वारा
हजारों निर्दोषों की कत्ल कर दिया गया था, उसके बाद लिखी गई हैं ये कुछ लाइनें। ये आप आराम से पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि इंडिपेंडेंस की जो हमारा स्ट्रगल मूवमेंट था, उसमें हम बहुत सारे गीत और विभिन्न प्रकार के चित्र इसलिए बनाए गए ताकि हमारा विश्वास एक के साथ आए। यानी हम विभिन्न वैरायटी के अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग चिन्हों का अवश्य पालन करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम किसी एक निश्चित चिन्ह, एक तिरंगे के नीचे सर झुकाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारत की खोज, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने इस किताब में भारतीय एकता के बारे में एक्सप्लेन किया है और उनके ये स्टेटमेंट है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये विचार इन जवाहरलाल नेहरू जी के हमें अनेकता में एकता का और विचार को आगे बढ़ाने का काम देते हैं।